जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा चैप्टर 1 कवर कर लिया बाबू। कल पूरा का पूरा चैप्टर 1 हमने महामैराथन क्लियर किया, लेकिन आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम चैप्टर 2 पूरा का पूरा मैराथन एक ही क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर 2 को हमने एक नोट्स पे विधिवत नोट्स से अपने में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 को, चैप्टर 1 को भी इसी तरह अपने नोट्स पे मैं पढ़ाया था। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे पेजों में कई घंटे की ये मेहनत है बाबू। इतने सारे पेजों में हमने पूरे नोट्स को तैयार किया है। देखिए, अगर मैं यही चीज़ें वाइट बोर्ड पे या पेन पेपर लेकर लिख कर बताता तो कहीं ना कहीं वीडियो 3 या 4 या 5 या 6 घंटे की चली जाती, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है। लेकिन हमने क्या क्या किया है बाबू कि इस सारी चीज़ों को ऑलरेडी लिख लिया है, इसलिए वीडियो में कहीं ना कहीं आपका 3 से 4 घंटे का समय बच जाएगा। ये वीडियो 1 या मुश्किल से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, या हो सकता है कि 1-1.5 घंटे से ऊपर चली जाए बस। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ऑलरेडी कई घंटे की मेहनत मैंने इस पेज पे लिखकर अपना एक विधिवत नोट्स तैयार किया है, जिससे आप लोग को पेपर में कैसे लिखेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ का आइडिया भी मिल जाएगा और आराम से समय का भी बहुत बचाव हो जाएगा। अब जब चीज़ें ऑलरेडी लिख चुकी हैं तो वीडियो कहीं ना कहीं 6-7 घंटे की या 3 या 4 घंटे की, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो उतना लंबा तक वीडियो बनता है। तो ये चीज़ें अगर मैं लिख कर करता तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़ाया होता। लेकिन यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख चुकी हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप आसानी से देख भी सकते हैं, बोर भी नहीं होंगे, मन भी लगेगा और पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो पहली टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक हमने सारी टॉपिकों को लिख लिया है, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में है, और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हों, क्लास 12 के स्टूडेंट हों, आपका चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए, कल की क्लास में हमने क्या किया, पूरा चैप्टर 1 कवर किया मात्र 45-40 मिनट में। वो अब देखिए, कल का भी क्लास जाता 3 या 4 घंटे में, लेकिन उसको भी मैंने पेज पे लिख लिया। अब 3-4 घंटे की बजाय 40 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। और ये भी 4 या 5 घंटे की वीडियो देखने के बजाय आप या 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समय देकर इसको पूरा लिख लिया है। ठीक है, इस पेज पे केवल मैं आपको पढ़कर और उन चीज़ों को, स्टेप को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो बाबू शुरू करते हैं। एमबीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा का पूरा फिजिक्स का चैप्टर जो है बाबू आपको इसी तरह लगातार अपलोड होता रहेगा। तो अब चैप्टर 1 को अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ में जाइएगा, चैप्टर 1 पहले कवर कीजिएगा, उसके बाद चैप्टर 2 पे आइएगा। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, एक पूरा मैराथन क्लास है, इसमें पार्ट वाइज नहीं है कि या कुछ ही टाइप को पढ़ाकर नहीं, पूरा का पूरा शुरू से लेके अंत तक जितनी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकें हैं सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। आप देख सकते हैं पेजों की संख्या देख लीजिए कि कितने पेजों में हमने पूरा का पूरा लिख के एकदम तैयार कर लिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले पहली टॉपिक है वैद्युत विभव चैप्टर। ये वैद्युत विभव तथा धारिता, सारी चीज़ें इसी पे अटकलें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इस प्रकार यदि धन परीक्षण प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तब वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव V = W/Q0 हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, मात्रक जूल प्रति कूलम। बीमा भी पूछता है mL/2 T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, विभवांतर अगली टॉपिक है आपकी बाबू, विभवांतर। ये भी देख लेते हैं। बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इस बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या कर रहा है? बाह्यकर्ता द्वारा परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कर रहा है, एक बिंदु से ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि हम धन परीक्षण Q0 को बिंदु B से A तक लाएं तो किया गया कार्य W हो तो उनके बीच का वैद्युत विभवांतर VA-VB = W/Q0। देखिए, एक बिंदु की बात हो रही थी केवल, तो V = W/Q0। अगर वैद्युत विभवांतर मतलब दो विभवों में अंतर तो VA-VB = W/Q0। अब आती है, इसी से बना है 1 वोल्ट की परिभाषा। चलो बाबू इसको भी समझ लेते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। देखिए,
यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए तो उस बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि बी अनंत पर है तो VA माइनस V अनंत इक्वल टू W/Q0। ये आपकी हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा, जो कि इस फार्मूले से ही डिराइव होके आई है, निकल कर आई है। ठीक है, अगली टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक EV वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो। इस चीज़ को थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरे शब्दों में, या तो इस परिभाषा, अगर ये परिभाषा याद नहीं हो पाई तो आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं इसका, वो आगे दिया गया है। आगे क्या दिया गया है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए जो पेज, जैसे पेज में है तो इस पेज को रखना पड़ रहा है इसी तरह बगल में, तो थोड़ा थोड़ा सा समय बीच में 10-20 सेकंड का लग जाएगा पेज को। जैसे ये पेज खत्म हो गया, इस पेज को रखने में, फिर वापस यहाँ आने में थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर VA माइनस VB हो, तब धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बिंदु तक बी में ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू Q0 VA माइनस VB। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश एक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन होगा। आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर उन दोनों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, पहले ही कहा गया है, उसमें 1 वोल्ट इसी में वैल्यू रख देंगे तो यही कार्य ही तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चूँकि ये कार्य है तो जूल में मापा जाएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बाबू। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 10⁻3 का गुणा हो जाएगा। 1 मिलियन की बात करेंगे तो 10⁻6 का। बिलियन की बात करेंगे 10⁻9 का। ये क्या होगा, माइनस में तो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगली टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए फिगर को भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। माना कि बिंदु O पर प्लस Q का कूलाम ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु A के सीध में एक बिंदु B है। अच्छा, जिस पर प्लस Q0 का धन परीक्षण आवेश स्थित है, तब कूलाम के अनुसार इससे इस पर लगने वाला बल 1/4πε0 K/Q0 x²/N, क्योंकि बीच की दूरी x है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए माना कि B से, अब फिगर भी थोड़ा सा यहाँ पर देखते रहिएगा। ऊपर फिगर यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर। अब देखिए लिखा क्या है, फिगर भी देखिए, इसको भी देखिए। माना कि B से प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर, मतलब विपरीत दिशा में है तो माइनस dx दूरी पर एक बिंदु C है। परीक्षण आवेश प्लस Q0 को इस बल के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक ले जाने में किया गया है। पहले B से C तक ले जाएंगे, पहले शुरुआत में थोड़ा सा निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फिर A तक ले जाएंगे, ठीक है। पहले थोड़े से भाग के लिए कार्य निकालेंगे तभी तो वैद्युत विभव प्राप्त होगा। फिर A तक निकाल लेंगे, इसलिए पहले छोटी सी दूरी के लिए निकालेंगे, फिर A तक के लिए निकालेंगे। तो एक अन्य बिंदु C है, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बल F के विरुद्ध B से C तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत बल गुणे दूरी। वैद्युत बल क्या होगा इसके कारण, इसके कूलाम का नियम 1/4πε0 Q0/x² माइनस dx। दूरी ऋणात्मक है, दूरी माइनस 1/4πε0 Q0/x² dx जूल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पेज को एक और रख लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। चलिए होगा क्या
कि प्लस Q0 को बल F के विरुद्ध बिंदु B से इसमें ले जाने का कार्य इतना हो गया। ठीक है, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से B तक लाने में किया गया। अब उस Q0 को जो बिंदु A था उस पर लाने में किया गया, मतलब अनंत से R दूरी तक ला रहे थे ना, अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं, तो लिमिट लगा दिया गया है -1/4πε0 k Q0 x² dx। ये देखिए समाकलन का चिन्ह है। क्लास 12 देखिए जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा कि ये समाकलन है, इस प्रकार की लिमिट होती है, लिमिट को रखते हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ में समाकलन चैप्टर ही है, अवकलन समाकलन। तो हो सकता है कि बायोलॉजी के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हों, लेकिन जो आपके फिजिक्स के टीचर होंगे, मैं खुद समाकलन के बारे में, अवकलन के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दूंगा, ताकि बायोलॉजी के बच्चे भी समझ जाएँ कि ये कैसे कैसे फैक्टर पे टूटता है। हालांकि मैथ के बच्चों को तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये समाकलन का चिन्ह होता है बाबू, यहाँ पर लिमिट रखी जाती है, और उसी के सपक्ष देखिए कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है जिसके सापेक्ष हम अवकलन और समाकलन करते हैं। तो होता क्या है कि छोटी छोटी दूरियों को जोड़कर हम समाकलन के रूप में बड़ी दूरी के लिए निकालते हैं, इसीलिए समाकलन का यूज होता है। ठीक है, इतना बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो होगा क्या कि देखिए जो अब समाकलन का नियम है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका ही समाकलन किया जाता है। तो 1/4πε0 Q0 क्या है, एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 1/x लिमिट अनंत से लेके R। यदि आप समाकलन पढ़ेंगे तो -1/x² dx का जो समाकलन होगा बाबू वो 1/x होगा, 1/x होगा। बायोलॉजी वाले इतना ध्यान दें, मैथ वालों को तो ये सॉल्व करना ही है। ठीक है, 1/x होगा। देखिए लिमिट में पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। तो इसी प्रकार सेम रख दिया गया है 1/4πε0 Q0 R। 1/ अनंत की वैल्यू मैथ वाले जानते ही हैं, बायोलॉजी वाले बता दें कि अगर किसी भी संख्या में अनंत से भाग दी जाती है तो 0 आता है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, 1/R बच गया, इतना जूल। ठीक है, लेकिन ये क्या निकला है, कार्य। अब कार्य में परीक्षण आवेश का भाग देंगे, वैद्युत विभव निकल जाएगा, हमें यही तो चाहिए था। तो प्लस Q के कारण विभव क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश का भाग दे दीजिए, परीक्षण आवेश का भाग देंगे, ये वाला भाग कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4πε0 Q/R। K था तो निर्वात अवयव के लिए K की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर बिंदु आवेशों के समूह के कारण अगर कोई पूछे बाबू की वैद्युत विभव क्या है, तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि आपको पता है। अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर निकालेंगे। सही बात है, अगर कोई अदिश राशि है उसमें दिशा ही नहीं है तो उसको बीजगणितीय रीति से ही न जोड़ेंगे, और कैसे जोड़ेंगे। तो यदि कोई बिंदु +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 है, अगर दूरी R1 R2 R3 है, तो चिन्ह के हिसाब से 1/4πε0 तो सब में कॉमन होगा, Q1/R1 Q2/R2। अगर आवेश Q3 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इतना बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। थोड़ा समय मुझे पेज रखने में बगल में थोड़ा सा 5 या 10 सेकंड का समय लगेगा, फिर आपको वीडियो एकदम चलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी पूछता है बहुत। दो अथवा दो से अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। सही बात। अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो हो गया इंट्रो के रूप में, लेकिन परिभाषा क्या लिखेंगे कि आवेशों के किसी निकाय की स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, अब इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे इसको भी समझ लीजिएगा। दो आवेश हैं Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। अब इनके लिए हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। पहले इस फिगर के बारे में लिखेंगे, फिर उसका हम डेरिवेशन करेंगे। देखिए, माना कि एक निकाय AB दो आवेशों से मिलकर बना है, जिसमें +Q1 +Q2 कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जो दूसरे से R मीटर की दूरी पर है। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना कि Q2 B पर न होकर अनंत पर है, ये अनंत पर है, तब +Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव V = 1/4πε0 इसके कारण Q1/R वोल्ट। मान लो Q2 है ही नहीं। अब लेकिन जब वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार जब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाया जा रहा है, तब कार्य क्या होगा, W = Q2V। देखिए यहाँ Q1 का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि विभव V1 के कारण है, लेकिन अब कार्य Q2 को निकाला जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ Q1 भी लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर Q2 भी आएगा। तो Q2
भी की वैल्यू क्या अभी निकाले हैं 1/4πε0 Q1/R, यही वैल्यू रख देंगे। Q2 पहले से है 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल, यही हो गया। ठीक है, यही है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल, यही है किसी भी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी क्लियर हो गई। एक और टॉपिक है समविभव पृष्ठ। देखिए जितने इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम बार बार पूछे जाते हैं, सारे की सारी चीज़ें जो भी आपके बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है, पूरा NCERT से हमने सिलेबस पूरा का पूरा लिख लिया है। एक्यूरेट भले समय लगेगा, लेकिन आधा अधूरा सिलेबस, आधा अधूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। टॉपिक छोटी हो बड़ी हो, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, चलिए समविभव पृष्ठ ये भी देख लेते हैं क्या है समविभव पृष्ठ। कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, चलिए समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर कोई पूछे समविभव क्या है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर कि स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस आधार पर समविभव पृष्ठ की निम्न विशेषताएं हैं। देखिए इसमें एक आवेश दिया गया है और इसमें वैद्युत रेखाएं खींची गई हैं। बताया जा रहा है कि ये समविभव मतलब सभी बिंदुओं पर विभव समान है, तो उसी के बारे में यहाँ नीचे लिखा गया है। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं बाबू कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। बात ये सही है, जब सभी विभवों पर विभव ही समान है तो अंतर तो शून्य होगा ही होगा। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में कोई कार्य ही नहीं कर। अरे जब विभव ही शून्य तो कार्य ही शून्य होगा ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। बिल्कुल, वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बल रेखाओं पर प्रदर्शित की जाती हैं। अतः समविभव, हाँ सही बात है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। ये तीसरे वैद्युत रेखा के लिए भी था। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। प्रत्येक पृष्ठ के लंबवत एक दिशा होगी, जो कि असंभव है। दो दिशा कभी नहीं हो सकती, एक ही दिशा होगी। ठीक है, ये था आपका समविभव पृष्ठ। ये भी पूछा जाता है, किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, देखिए टॉपिक को हमने ऑलरेडी लिख लिया है, लिखने में कोई समय व्यर्थ करना ही नहीं है। तो जो समय है वो बच जा रहा है आपका। आप अपनी तैयारी को कम समय में नोट्स के साथ अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपना करते रहिए। ठीक है, अभी MBP इंस्टीट्यूट का मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। यदि आपका कमेंट होगा, मांग होगी कि इसको PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल में डाला जाए या व्हाट्सअप चैनल पर डाला जाए, तो वो भी हो जाएगा, उसकी भी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप तो यहीं से अपना होगा क्या, जिस क्वालिटी पे देख रहे होंगे 2 या 3 मिनट के लिए यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स गैलरी में रख लीजिएगा। बनाया नोट्स है, यदि आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो अपना लिख लीजिएगा समय निकाल कर। ठीक है, आपको रिवाइज़ करने में अब गैलरी में फ़ोटो से कितना पढ़ेंगे, यहाँ पर आप चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि अब जितनी टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, मात्र 18 से 19 मिनट में मैं देख रहा हूँ वीडियो गया है। अब सोच लो कि 1 या 2 घंटे लग जाता है उसी टॉपिकों को लिखने में केवल व्हाइट बोर्ड पे। ऐसा नहीं कि मैं लिख कर पढ़ाऊँगा नहीं, मैं इस तरह भी पढ़ाऊँगा। लेकिन सबसे पहले अभी आप 12th में गए हैं, आपकी क्षमता कम है बैठने की, अभी तो मस्ती करते आए हैं 11th में, तो अभी आपको पूरा चैप्टर भी कवर कर लेना है, बोर भी नहीं होना है, ज़्यादा समय भी नहीं गंवाना है। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। मैं भी व्हाइट बोर्ड पे आऊँगा, इस पे आऊँगा तो लिख कर समझाऊँगा, लेकिन बात तो सेम है। लेकिन ऐसा मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताई जाती हैं समय, ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक है। लेकिन अभी आप 4 या 5 घंटे का एक साथ वीडियो दिखाया जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे और चैप्टर आपको लगेगा बहुत दूर है मुझसे। नहीं, पहले आपको सारी टॉपिकों से अवगत करा दिया जाए, नोट्स बनाना सिखा दिया जाए, तब तो आप उन वीडियो का वीडियो लेक्चर का नोट्स बनाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है तो पहले इसी तरह नोट्स बना के आपको तैयार करवाऊँगा कम समय में, आप बोर भी ना हो, आपका मन भी लगा रहे। ठीक है, चलिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है इसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव खींचे हैं, इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके बारे में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तनांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है।
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी r माइनस L है। बिंदु P की प्लस Q से दूरी, देखिए ये वाली दूरी तो घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके मध्य बिंदु से ये दूरी r है, तो यहाँ तक, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, L घटाना पड़ेगा। माइनस Q की बात करेंगे तो यहाँ तक दूरी r तो है, ये L जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 k Q/r माइनस L, प्लस Q के कारण माइनस Q के कारण इसमें माइनस लग जाएगा, V2 = 1/4πε0 Q/r प्लस L, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कि अदिश राशि है दोनों को जोड़ दीजिए। वैद्युत विभव अदिश राशि है तो उनका योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तो ऋणात्मक है तो यहाँ घटाना हो जाएगा, तो 1/4πε0 k Q/r माइनस L, 1/4πε0 k 1/r प्लस L, Q/4πε0 k 1 - r प्लस L, r प्लस L एलसीएम लेंगे, भाग देंगे और ये क्या हो जाएगा, r प्लस L माइनस r माइनस L। ये तो बीजगणितीय पढ़े ही हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को साथ दिया जाएगा, इसका इसमें भाग दिया जाता है, जो बचता है अंश में गुणा कर दिया जाता है। क्या बचेगा, r माइनस L से इसमें भाग देंगे तो r प्लस L बचेगा, r प्लस L से देंगे r माइनस L बचेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, L जुड़ के 2L हो जाएगा, नीचे r माइनस L स्क्वायर, ये 2LQ एक साथ लिख देंगे, 1/4πε0 के 2QL r माइनस L स्क्वायर। अच्छा ये बताइए क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर 1 देख कर ही इसको आना देखने, ठीक है। तब नहीं तो आप कह देंगे कि अब इसको P क्यों लिख दिए, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि वीडियो में तो मैं बोल दूंगा लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ठीक है। तो V = 1/4πε0 के P/r² माइनस L स्क्वायर। अब चूंकि r जो दूरी है ये इससे बहुत बड़ी है, तो इस चीज़ में यही लिखा गया है इतने थ्योरी में कि आप इसको लिखिएगा नोट्स में, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये L दूरी इसकी बहुत नगण्य टाइप की है, तो इसको यहाँ पर 0 मानेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो दूरी 0 है नहीं, केवल मानेंगे तो ये L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल r स्क्वायर बचेगा, 1/4πε0 के P/r², निर्वात अवयव के लिए k की वैल्यू 1 रख देंगे, V = 1/4πε0 P/r² वोल्ट। अब इसी चीज़ को लिखा गया है कि यदि L का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तब बिंदु P पर वैद्युत विभव, देखिए जो मैंने बोला वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है इसी में कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में स्थित विद्युत विभव। अब निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव क्या होगा, अब देखिए अच्छी स्थिति में तो बिंदु यहाँ लिए थे, निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर लेंगे, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। अब दोनों दूरियाँ यहाँ पर बराबर हैं, वहाँ अच्छी स्थिति में दूरियाँ बराबर नहीं थी, यहाँ दोनों दूरियाँ बराबर हैं, r² + L² √ हो जाएगा। चलिए दोनों को फिर निकाल के जोड़ देंगे, जो आएगा देखेंगे क्या आता है। अब मान लो कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबवर्धक रेखा पे है, जो उसके मध्य बिंदु से O से r मीटर की दूरी पर है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q के कारण, अच्छा बताइए प्लस Q के कारण जो तीव्रता होगी वही सेम माइनस के कारण होगी। देखिए यहाँ BP हमने क्यों लिखा है, BP मैंने क्यों लिखा है, या तो √r² + L² लिख दीजिए, वो भी हो जाएगा। माइनस Q के कारण उतनी ही विभव होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि दूरी सेम है, आवेश का परिमाण सेम है, चिन्ह अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का परिणामी विभव जोड़ने पे आएगा। दोनों मात्रा में बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं और दूरी भी बराबर है, तो दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, मतलब निरक्षीय रेखा पर 0 हो। क्योंकि AP और BP की दूरी सेम है ना, दूरी का ही खेल है, आवेश का परिमाण बराबर है, ऋणात्मक चिन्ह में है 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये भी देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चलेंगे चालक और विद्युतरोधी और चालक तथा विद्युतरोधी और परावैद्युत की तरफ। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। अब देखिए इतनी जल्दी हम टॉपिक क्यों कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, केवल आपको मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। थोड़ा सा आप लिखेंगे इसके बारे में कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अब चूंकि अनंत से लाए हैं जिस चीज़ को, वैद्युत क्षेत्र है, इसको इस तरह फिगर में दर्शाया गया है, फिगर को भी अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं क्या है।
चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव का पी आघूर्ण पी सदैव वैद्युत क्षेत्र की ई दिशा में रहे। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर एक बल यप क्यू ई दिशा में, क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू पर उतना ही बल की विपरीत दिशा में लग रहा है। सही बात है, यहाँ पर क्यू ई इस दिशा में लग रहा है, क्यू ई इस बल की विपरीत दिशा में लग रहा है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए प्लस क्यू पर बाह्यकर्ता द्वारा किया जाए, जबकि क्यू पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। देखिए ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य हो रहा है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि चिन्ह में ऋणात्मक है, तब वही बात कह रहा है कि प्लस क्यू पर जो बाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, जबकि माइनस क्यू पर तो स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तब उसने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य नेट कार्य आवेश माइनस क्यू पर बल और चली गई अतिरिक्त दूरी। अब चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है? अरे यहाँ से लेके यहाँ तक अतिरिक्त दूरी 2l है। अब माइनस क्यू पे कार्य ही विपरीत दिशा में हो रहा है, यहाँ तो क्षेत्र की दिशा में हो रहा है, इसलिए केवल माइनस क्यू लिया गया है। माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू ई, अतिरिक्त चली गई दूरी 2l है, तो ये हो जाएगा माइनस 2l क्यू ई। तो ई छोड़ दीजिए, 2l क्यू क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण माइनस पी ई। यह वही कार्य है, यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। इसको U0 से प्रदर्शित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को, समांतर वाली को। अतः U0 इक्वल टू माइनस पी ई। अब देखिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए इसमें क्या है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं, तब वैद्युत द्विध्रुव पर W कार्य करना पड़ेगा, जहाँ W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अपने थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि इसका डेरिवेशन सिलेबस में आपके है नहीं, तो कराने का कोई मतलब नहीं है। हमने सिलेबस जो है एक्यूरेट वही करा रहा हूँ, लेकिन ये डेरिवेशन आपके बुक में दिया है W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये है नहीं सिलेबस में। इसका यूज ये टॉपिक सिलेबस में है, लेकिन इस फार्मूले का जो यूज है ये फार्मूले वाली टॉपिक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, इसी चीज़ को इसमें रखा गया है। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इसको माइनस पी ई को और इसको माइनस पी प्लस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। पी का देखिए पी ई से पी ई कैंसिल, ये वाला इसमें गुणा होकर माइनस पी ई कॉस थीटा बचेगा। यही स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। ठीक है बाबू, यही देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था आपको। देखिए यहाँ तक समझ में आया कि W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने बताया ना कि ये आपके सिलेबस, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं तो अब तक मैं उसको पढ़ा दिया होता, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस थीटा और पी को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। माइनस पी, ये इसमें गुणा करेंगे, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। यही व्यापक समीकरण है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, चलिए विशेष स्थितियाँ की बात करें। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन कॉस है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा केवल माइनस पी। 90 रखेंगे तभी वैल्यू 0 हो जाएगी कॉस 90 की। अब कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है, तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस पी। ठीक है, चलिए विशेष स्थितियाँ की बात करें अगर, तो थीटा इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? U0 क्या हो जाएगा? चूँकि cos 0 की वैल्यू 1 माइनस पी ई, 90 पे 0, 180 पे माइनस 1 है, तो माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, प्लस पी ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। चालक, विद्युत रोधी तथा परावैद्युत। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अधिकतर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो चालक, एक तो कुचालक। अब दोनों को पढ़ना है, यही विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं, चालक कहते हैं। कराए कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालकों के उदाहरण में जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा आदि। धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। धातुओं में धन आयनों की स्थितियाँ स्थिर रहती हैं, अतः धन आयनों के कारण धारा प्रवाह चालन नहीं होता, मतलब ऋण आयनों की ही गति के कारण होता है। अगर कोई विद्युत रोधी पूछे तो क्या लिखेंगे? देखिए अतिलोकते 2 या 3 नंबर में आता है, लेकिन उसको भाई टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा मैराथन ले रहा हूँ। अब मैराथन में अगर छोटी से छोटी टॉपिक को छोड़ दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है लिखने में, वीडियो बनाने में भी, बोलने में भी समय लगेगा। लेकिन मैराथन का मतलब ये है कि छोटी से बड़ी टॉपिक, एक से छोटी टॉपिक जो सिलेबस में है वो छूटनी नहीं चाहिए।
वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रभाव संभव नहीं होता अचालक व विद्युत विरोधी कहलाते हैं। चालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते, इस अचालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। जब मुक्त आवेश ही नहीं होंगे तो चालन कैसे होगा? अचालकों में रबड़, कांच, अबरक, लकड़ी, कागज आदि अचालकों को परावैद्युत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको विद्युत विरोधी, अचालक, परावैद्युत कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। देखिए ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट थी लेकिन उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको भी इतना थ्योरी लिखने में समय लगा है, लेकिन इसको भी थ्योरी को लिख दिया हूँ तो समझा भी देता हूँ। तो पूरा मैराथन क्लास का मतलब एक से छोटी से बड़ी टॉपिक जो कम इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने लिख दिया है। वैसे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, अगली नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारिता। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चालकों में मुक्त और बद्ध आवेश का क्या मतलब है। ध्यान से थोड़ा सा थ्योरी है, पढ़िएगा, समझिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब होते हैं, न्यूट्रॉन तो कोई आवेश होता ही नहीं है। प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है जबकि प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है जिसका परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसी कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। मतलब समझ रहे हैं, जितना प्लस उतना माइनस, न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश ही नहीं है, इसलिए इसको कहा गया उदासीन होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक की परत विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक के निकटवर्ती कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से कूलाम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। बिल्कुल भाई, जब प्लस माइनस आवेश है तो कूलाम बल आएगा ही आएगा। जबकि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से छिड़ता बंध रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा इस चीज़ को। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन समानता परमाणु से बद्ध न होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं, इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए बद्ध आवेश क्या है उसके बारे में। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यह धनावेशित हो जाता है तथा आयन कहलाता है। यह धनावेशित धातु जालक में अस्थायी रूप से बद्ध होते हैं तथा अपनी स्थितियां छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए धन आयनों को बद्ध आवेश, ऋण आयनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब समझ पाए? इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हैं जबकि धन आयन बद्ध आवेश। देखिए अभी मैंने जो बात बोला वही यहाँ पर लिखा गया है। अचालक पदार्थों में बाहरी कक्षाएं भी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरी होती हैं तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं होते, इसलिए अचालक तथा परावैद्युत पदार्थों में मुक्त आवेश होते ही नहीं हैं। समझे? क्या था चालकों में मुक्त आवेश और बद्ध आवेश? अगर एक लाइन में कोई पूछे तो मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन, बद्ध मतलब प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन चीज़ तो सेम है, लेकिन इसको धन आवेश बोलेंगे, इसको ऋण आवेश से इंडिकेट करेंगे, बद्ध आवेश को धन आवेश से करेंगे। ठीक है, चलिए वैद्युत धारिता, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, वैद्युत धारिता, इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसकी भी वृद्धि हो, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्यू इज अनुकरणपाती, क्यू अनुकरणपाती है भी के, तो एक नियतांक डूब जाता है क्यू को टू सी बी, इसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा समझ में आई कि नहीं इसका, कि यदि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव भी उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। अगर क्यू आवेश देंगे तो उसका विभव भी अगर बढ़ता है तो क्यू बराबर सी बी, ये जो नियतांक है इसी को कहते हैं क्या? वैद्युत धारिता। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, सी एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, सीमावर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। ऊपर वाले समीकरण से सी को टू क्यू अपान भी, इसी को हम डिफाइन कर रहे थे। चलिए इसकी बीमा और मात्रक पढ़ लेते हैं। ये भी भाई बीमा मात्रक साथ पूछेगा ही पूछेगा। इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। बिल्कुल, वैद्युत का मात्रक कूलाम प्रति एसआई मात्रक क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट, इसको फैराड में भी कहते हैं, इसको यप से निरूपित करते हैं। बीमा m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2। ठीक, चलिए संधारित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। बोल रहा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता C=Q/V। अगर संधारित्र पूछे C=Q/V, सेम फार्मूला होता है। ये भी आवेश को ही संरक्षण करता है, वो भी करता है, सेम काम है, लेकिन थोड़ा सा इसका नियम अलग है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत नीचे है। अब इसको पढ़ते हैं, इसका सिद्धांत संधारित्र का सिद्धांत समझ लेते हैं थोड़ा सा। सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि किसी अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है उस चीज़ को, और इसका पूरा का पूरा देखिए एक्सप्लेनेशन ये पूरा हमने लिख दिया है इसमें, ताकि आप लोग को नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझने में भी। देखिए समय तो लगा है, कहीं ना कहीं समय लगा है, इसलिए यहाँ पर समय कम लग रहा है, ताकि आप लोग का समय बच रहा है। चलिए अब चित्र भी मैं दिखा रहा हूँ और चित्र भी दिखाते जाऊँगा और पढ़ना भी थ्योरी को। चित्र में ए धातु की प्लेट है, चित्र में ए कह रहा है, इस चित्र में ए धातु की प्लेट है। थोड़ा सा फिगर भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। देखिए कह रहा है चित्र में ए धातु की प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है। इसके किसी वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है। इसका संबंध स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की तो थे कि इसका संबंध स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी की एक छत्ती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को मापता है। थोड़ा सा मैं फिगर भी दिखाता चलूँगा आप लोग को, फिगर भी देखते रहिएगा कि ये इस प्लेट और इस प्लेट बी की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी से जोड़े हैं। दो फिगर है, दोनों फिगरों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि प्लेट ए का विभव को नापता है, जबकि प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी को जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। यहाँ पर इस प्लेट बी की बात कर रहा है। तो हाँ, अब कह रहा है कि जब प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी को विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी लाई जाती है तो पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है। किस पत्ती की बात कर रहा है? इस पत्ती की बात कर रहा है, कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव घट जाता है। इसका कारण यह है कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश तथा पीछे वाले तल पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न होता है। चित्र ए वाले की बात कर रहा है। प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि इस धन आवेश को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। यद्यपि प्लेट बी का धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर हैं। यद्यपि प्लेट बी के धन आवेश और ऋण आवेश की मात्राएं परस्पर बराबर है, परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक निकट होने के कारण प्लेट धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है, अतः प्लेट ए का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लेटों को फिर से उतने विभव तक लाने के लिए इसे और आवेश दिया जाता है, और इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की धारिता बढ़ जाती है। यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें, यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें, यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ा गया है, तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव और बढ़ जाता है। दूसरा वाले फिगर की बात कर रहा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी का धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, परंतु जो ऋण आवेशित है वो प्लेट ए के धन आवेश के कारण ही बना रहता है। प्लेट बी पर धन आवेश के न रहने के कारण प्लेट ए बी का विभव पहले से कम हो जाता है, अतः प्लेट ए के बराबर विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात प्लेट ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि आवेशित चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक लाकर काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा संयोजन ही जिस प्रकार पर्याप्त आवेश से एकत्रित किया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। देखिए, एक बार इस फिगर की बात की गई, एक बार प्लेट ए, एक बार प्लेट बी, दूसरी बार में प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ा गया। इस प्रकार इन दोनों फिगरों की बात इस पूरी थ्योरी में की गई। ठीक है, वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। किसको? इस चीज़ को, इनको संधारित्र की प्लेटें कहती हैं। तो अब समझ में आया संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र की थ्योरी क्या है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, संधारित्र की धारिता पे। संधारित्र की धारिता, और एक बार स्क्रीनशॉट लेकर उस थ्योरी को पूरा विधिवत पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा और विधिवत आप भी पढ़िएगा, और एक बार वीडियो को भी प्रीवियस बैक करके उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या है। ठीक है, चलिए संधारित्र की धारिता।
यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तब उनके बीच का विभवांतर भी हो, तब संधारित्र की धारिता C = Q/V होती है। इस प्रकार किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात होते हैं। वास्तव में प्रत्येक चालक को ऐसा संधारित्र माना जा सकता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर हो। संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा इसकी अनुपाती होती है। प्लेट के बीच की दूरी पर, ये प्लेट की दूरी की वृत्त को अनुपाती होती है। अगर उसके माध्यम की बात करें तो हाँ, उसके अनुपाती होती है। ठीक, यही चीज़ थ्योरी में लिखा गया है, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक आती है समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए ये भी एक उसी टॉपिक की तरह जटिल टॉपिक है, इसको भी आपको बार बार रिवीजन करना होगा और खूब ध्यान से समझना होगा कि क्या क्या कह रही है टॉपिक। ठीक है, फिर से एक जटिल टॉपिक आ गई आपके सामने, समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पूरा फिगर कैसे कैसे है सारा चीज़ हमने विधिवत बनाकर आप लोग को समझाने का प्रयास इस आज की क्लास में किया है और आप लोग उसको समझिए। ठीक है, चलिए कुछ और टॉपिक के शेष हैं, इसको भी खत्म करके पूरा का पूरा मैराथन आज का चैप्टर 2 पूरा एंड करते हैं। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार प्लेटें कुछ दूरी पर समांतर के रूप में रखी जाती हैं। समांतर रखी जाती हैं। एक प्लेट को धनावेशित किया जाता है, दूसरी प्लेट को पीरियड के द्वारा समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अपने आप पीरियड के द्वारा समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी प्लेट को भूसंकृतित किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। प्लेटों के बीच धारिता की आवश्यकता अनुसार वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम भरा जाता है, जिसके आधार पर इन्हें वायु संधारित्र, तेल संधारित्र, कागज संधारित्र कहा जाता है। जो भी परावैद्युत भरा जाएगा उसको उस प्रकार का संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी धारिता निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर देखिएगा, फिगर को भी बनाने में समय लगा है लेकिन क्या करना है, बनाना तो पड़ेगा। स्मॉल डी दूरी पर x और y दो प्लेटें हैं, प्लस से माइनस की ओर ये दिखाया गया है, इसको पृथ्वी से जोड़ा गया है। यहाँ पर एक तार है। फिगर को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जा रहा है, इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी और समतल प्लेटें होती हैं जो दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती हैं। ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं तथा इनके बीच स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है। चित्र में x और y की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर प्रति स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d मीटर है। माना कि दोनों प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात या वायु है। माना कि प्लेट को x को प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश से दिया जाता है। पीरियड द्वारा उसके सामने वाली प्लेट, पीरियड आगे बढ़ेंगे, उसकी प्लेट पर y भीतरी पर माइनस क्यू आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है तो इसके बाहरी तल का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा। ये अभी पिछली वाली टॉपिक में अभी पढ़े हैं। इस प्रकार प्लेटों x और y पर बराबर और विपरीत आवेश होंगे। प्लेट x से चलने वाली सभी बल रेखाएं y पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। ठीक है, चलिए अब इसका डेरिवेशन फार्मूला का करेंगे। अब तो इस फिगर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ते हैं। हालांकि अब ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये फिगर के बारे में थ्योरी लिखना पड़ेगा, तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। हालांकि वो भी वीडियो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप अपने चैप्टर को नोट्स पे कवर कीजिए ताकि आपकी हैबिट बन जाए। समय कम में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, टॉपिक कवर हो जाए, आपका हौसला बुलंद हो जाए, आपका जो माइंडसेट है वो बन जाए। ठीक है, चलिए माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों को दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 होती है। चैप्टर 1 में जान एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। यदि चादरों के बीच स्थान में परावैद्युत माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 होता है। ये मत कीजिए कहाँ से आया, चैप्टर 1 में आप जाइएंगे तब मिलेगा आपको। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है तथा प्लेट का क्षेत्रफल A है, तब सिग्मा Q/A। ये भी चैप्टर 1 का फार्मूला है, सिग्मा Q/A। आप देखिए, आप चैप्टर 1 को देख कर ही इसको देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे Q/ε0A। ठीक है, एक और फार्मूला होता है चैप्टर 1 में E=V/D, वहीं पर बताया गया था। माना कि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V है तथा इनके बीच की दूरी D है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है। अब यहाँ से इसके विभव की वैल्यू अच्छी निकालेंगे। फिर इसमें E की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है QD/ε0A। अब C=Q/V भाग दे देंगे, समांतर प्लेट की धारिता निकल जाएगी। C=Q/V, Q/V का भाग दे देंगे, Q से Q कैंसिल, ε0A/D फैरड मिल जाएगा। अगर परावैद्युतांक हो तो ε0 Ka फैरड, दोनों की भाग दे देंगे, K बचेगा।
क्या बचेगा, दोनों की भाग दे देंगे, के बचेगा ना। अगर देखिए अगर कोई परावैद्युतांक नहीं है तो एप्सिलॉन 0 ए अपान डी फैरड, परावैद्युतांक है तो एप्सिलॉन 0 के ए फैरड, दोनों की भाग देंगे, के बचेगा, सी के इक्वल टू के सी। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण, बस 2 या 3 टॉपिक और बची हैं, इतने में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। परावैद्युत का ध्रुवण, ये भी देखते हैं टॉपिक को, फिगर देखते रहिएगा आप लोग। कोई भी माध्यम अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु में धन आवेश धन नाभिक पर केंद्रित होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है और परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों को आवेश के विपरीत चिन्ह के होते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ध्रुवण का मतलब समझ रहे हैं, एक सिरा प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, इसी चीज़ को इतना घुमाकर लिखा है सारी चीज़ों को। ध्रुवण का मतलब समझ रहे पोलराइजेशन, मतलब एक सिरा प्लस हो जाए एक सिरा माइनस, एक सिरा माइनस एक सिरा प्लस, उसी चीज़ को परावैद्युत पदार्थ में लिखा है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन और वो नाभिक ध्रुवण में आते हैं, उस चीज़ को ही लिखा है। ठीक है, एक और टॉपिक आती है बाबू की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अभी तो समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े हैं, लेकिन जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उसका फिगर देखिएगा कि 2 समांतर प्लेटें हैं, डी दूरी पर एक पृथ्वी जुड़ी, इनके बीच में आंशिक रूप से मतलब टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, पूरी दूरी डी है, इनके बीच की दूरी क्या है, डी माइनस टी होगी। अब उसका फार्मूला क्या होगा, उसी फार्मूले से निकालेंगे, थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा देखिएगा। माना कि एक्स वाई समांतर प्लेटें 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक जैसे कांच की पट्टी जिसका परिवर्तनांक के है, टी मोटाई की है, रखी गई है। प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस टी मैंने बताया, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए चूँकि हम जानते हैं E0 इक्वल टू E0 इसको ले रहे हैं, E0 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 A, चैप्टर 1 में ये फार्मूलों को बताए थे, इसमें भी यूज हुआ है, ऐसा नहीं है। परावैद्युत पट्टी में की बात करें तो यहाँ के जुड़ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A। चूँकि वायु में चूँकि जहाँ पर टी नहीं है, जहाँ पर वो परावैद्युत नहीं है, उसकी दूरी तो डी माइनस टी है, तो उसके लिए विभव क्या हो जाएगा, दोनों विभव को जोड़ दीजिए। देखिए क्या क्या है इसमें, V इक्वल टू ई डी, इसी दोनों ई डी दोनों जो चूँकि एक मोटाई तो T है, एक D माइनस टी है, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। अब E0 और E की वैल्यू इसमें दोनों में रख दिया गया है। हुआ क्या है, देखिए E0 क्या है, परावैद्युत बिना परावैद्युत वाला है, E क्या है, परावैद्युत वाला है, इसलिए यहाँ K है, यहाँ पर K नहीं है। तो Q अपान एप्सिलॉन 0 D माइनस टी, Q अपान K एप्सिलॉन 0 T, A वाला टर्म कॉमन, D माइनस टी प्लस T अपान K। अब C K परावैद्युत वाला क्या हो जाएगा, Q अपान V, भाई हमें धारिता निकालना है ना, तो Q का भाग दे देंगे, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस T अपान K फैरड। अब विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं, जब उनके बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब जहाँ T है पूरा पूरा D हो, तो जहाँ D है पूरा पूरा T कर देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और क्या से क्या, देखिए ये वाला टर्म D वाला 0 हो जाएगा, D अपान K बचेगा, ये K ऊपर चल जाएगा, K एप्सिलॉन 0 अपान D हो जाएगा। यदि पूरा स्थान में निर्वात हो तब तो निर्वात हो तो ये वाला टर्म ही घटा दीजिएगा, ये वाला। अब क्या बचेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, क्योंकि T जब 0 कर देंगे, T यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, जब परावैद्युत है ही नहीं तो एप्सिलॉन 0 अपान D वो फिर से पहले वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर T मोटाई की परावैद्युत वाले पदार्थ भर दिया गया है, उसी के लिए थोड़ा सी स्थितियाँ चेंज हो गई हैं। ठीक है, चलिए आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसको भी देख लेते हैं। आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब संधारित्र को किसी प्रतिरोध तार में विसर्जित किया जाता है तो ये ऊर्जा उष्मा के रूप में प्रकट होती है। सही बात है। माना कि संधारित्र की धारिता C है, माना कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश लिया गया है, तो उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है, तो V डैश इक्वल टू Q डैश अपान C, क्योंकि V अपान Q अपान C होता है। अब क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे, थोड़े से सूक्ष्म भाग के लिए dq के निकालेंगे, तो dq क्या हो जाएगा बताइए, कार्य क्या है, विभव गुणे आवेश है, तो विभव गुणे आवेश क्या है dq, तो q डैश अपान c
देखिए वी डैश की वैल्यू यहाँ रख दी गई है, क्यू डैश अपान सी डी क्यू। अब इसी का जीरो से लेके क्यू तक समाकलन कर दिया गया है, पूरा कार्य निकालेंगे तो जीरो से क्यू तक समाकलन कर दिया गया है। और डी डब्ल्यू की वैल्यू है ही क्यू डैश अपान सी डी क्यू, इसी की वैल्यू रख दिया गया है। अब क्यू डैश का ही समाकलन होगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर अपान 2, लिमिट रख दिया गया है 1 अपान सी क्यू स्क्वायर अपान 2, वैल्यू आ गई है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, u इक्वल टू 1 अपान 2 क्यू स्क्वायर अपान सी, लेकिन क्यू स्क्वायर अपान सी देखिए लिमिट रख दिया गया है, वैल्यू आई 1 अपान सी क्यू स्क्वायर अपान 2, इसको इस रूप में ले दिया गया है u इक्वल टू 1 अपान 2 क्यू स्क्वायर अपान सी, क्यू इक्वल टू सी भी वैल्यू रख देंगे तो u इक्वल टू 1 अपान 2 सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही है इसकी समीकरण, ठीक है। तो ये चीज़ आवेश संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए समाकलन में मैथ वाले तो समझ ही रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आया है, जो चर है जो वेरिएबल है उसका डी क्यू के प्रति समाकलन हुआ है, लिमिट रख दी गई है, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के इसको निकाला गया है और ये वैल्यू आई है, ठीक है। चलिए संधारित्रों का संयोजन, इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, बस टॉपिक बाबू पूरा का पूरा खत्म। वैसे तो ये संभव है ही नहीं कि 4-5 घंटे की क्लास लगभग 55 या 60 मिनट में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, कभी संभव नहीं था। लेकिन अब इस चीज़ को कई घंटे की मेहनत ऑलरेडी मैंने पेज पर लिख रखा है, तो ऐसे में आप लोग को कुछ करना है नहीं, नोट्स आपको बना बनाया मिल रहा है। यूट्यूब पे क्वालिटी जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ाकर तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए श्रेणी क्रम की बात करें तो देखिए इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है संधारित्रों को C1 C2 C3, इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। अब समांतर क्रम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, समांतर क्रम कैसे होगा। समांतर क्रम इस तरह होगा, पहले श्रेणी क्रम पढ़ के फिर समांतर क्रम पे आते हैं। फिर आज का पूरा मैराथन क्लास देखिए 1 घंटे करीब 1 घंटे की 55-56 मिनट की वीडियो में पूरा 4 या 5 घंटे की क्लास खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि मैं 4 या 5 घंटे की भी क्लास नहीं कराऊंगा पूरे बृहत लिख कर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इस तरह भी अपने चैप्टर को ख़त्म करके हैबिट डालिए। नोट्स कैसे बनाया जाता है, नोट्स से पढ़, इसलिए पहले मैंने नोट्स बनाया कि नोट्स वाला तरीका पहले सीख लीजिए। संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोग में पहले संधारित्र को प्लेट ए को विद्युत स्रोत ए को विद्युत से जोड़ेंगे, फिर दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले से, मतलब इसको इस दूसरे को इसके पहले वाले से, फिर इसके दूसरे को इसको पहले वाले से, फिर लास्ट वाले को पृथ्वी से। यही चीज़ें इस थ्योरी में लिखी गई है, पढ़ लीजिए। पहली प्लेट से फिर दूसरे संधारित्र को दूसरी की पहली प्लेट से, फिर तीसरे संधारित्र को पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंतिम संधारित्र को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब क्या लिख रहा है ये, माना कि विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 को पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरक द्वारा इसके भीतरी आवेश पर माइनस Q उत्पन्न होगा ही होगा। अब उसका स्वतंत्र आवेश प्लस Q दूसरे C2 के पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर पहली प्लेट पर प्लस Q और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। पहली प्लेट पर प्लस Q आ जा रहा है और देखिए पहली पर प्लस Q आ रहा है, तो दूसरी बात प्रेरक के कारण माइनस Q आ जा रहा है इस पर, यही बात ये लिख रहा है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में और कह रहा है कि दूसरे C2 पर पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस Q तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। माना कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, तब V1 इक्वल टू Q अपान C1, आवेश तो समान है, V2 इक्वल टू Q अपान C2, V3 इक्वल टू Q अपान C3। अगर इनके बीच कुल विभवांतर V हो, देखिए मैंने दर्शाया भी है, अगर इनके बीच कुल विभवांतर V हो तब क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जोड़ दीजिए Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3, Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3। अब क्या करेंगे, देखिए ये तीनों चीज़ लिखा गया है कि यदि बिंदु ए और बी के बीच तीनों संधारित्रों को एक स्थान पर केवल एक संधारित्र रखें जो Q आवेश दे रहा है, विभवांतर V हो, तब इनका तुल्य संधारित्र V इक्वल टू Q अपान C होगा। लेकिन Q अपान C किसके बराबर होगा, Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3। अब इसमें से Q कॉमन होकर कट जाएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। श्रेणी क्रम में क्या आएगा, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 केवल, इसमें व्युत्क्रम होगा उसमें व्युत्क्रम नहीं होगा, यही व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही चीज़ इस नीचे थ्योरी में लिखी गई है। समांतर क्रम में क्या होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा। प्रतिरोध के लिए निकालते हैं तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम नहीं होता है, लेकिन समांतर क्रम में वहाँ व्युत्क्रम होता है, लेकिन
अगर संधारित्र की बात करें तो श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम होता है, उसमें वो नहीं होता है। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। समांतर क्रम में देखिए, समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार C1 C2 C3 को जोड़ा गया है। यहाँ पर भी प्लस Q1 के कारण दूसरे पे माइनस Q1, इस पे Q2 तो माइनस Q2, यही सेम चीज़ पृथ्वी से जोड़ा गया है। विभवांतर भी सेम है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं टॉपिक। इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्रों को पहली प्लेटों को एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु के बी से जोड़ते हैं। तो चित्र में 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3, और बिंदु ए के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा जाएगा जैसे उसमें जोड़ा गया था। अब उसके बारे में लिखा है और डेरिवेशन किया है कि कैसे कैसे आएगा। देखिए क्या कर रहा है, माना कि किसी विद्युत स्रोत बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ये तीनों संधारित्र पर धारित्रों के अनुसार बढ़ जाता है। प्रेरण द्वारा दूसरे प्रेरण पर माइनस क्यू आवेश आएगा, ये कि पहले मैंने आपको बताया था, यही चीज़ लिखा है। और जो अंतिम प्लेट का धन आवेश होगा वो पृथ्वी से जुड़ा है, अंतिम प्लेट वो इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगी। चूँकि तीनों संधारित्र ए और बी से जुड़े हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर समान विभवांतर होगा, वहाँ आवेश समान था, यहाँ विभव समान होगा। तब अगर आवेश Q1 Q2 हो तब आवेश Q1 = C1 भी, C2 भी, C3 भी। आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम में आवेश समान था क्योंकि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में विभव समान होगा। अब दोनों का यही खेल है, तब तीनों संधारित्र पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, C1 भी, C2 भी, C3 भी, B कॉमन C1 C2 C3। फिर वही बात, अगर इसको एक संधारित्र माने, अगर एक आवेश माने, इसको एक विभव मांगे तो V = V × C। अब VC की तुलना इस Q से कर दीजिए, Q की वैल्यू यहाँ ऊपर आई है, V = C1 C2 C3। जैसे उसमें आवेश कटा था इसमें विभव कट जाएगा, C = C1 + C2 + C3 हो गई। इसके अलग अलग योग के बराबर होती है, उसमें व्युत्क्रम के बराबर होती है। यही चीज़ नीचे लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब मैंने बताया कि अगर प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे तो इसमें व्युत्क्रम होता है, समांतर में उसमें व्युत्क्रम नहीं होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जब धारिता की बात करेंगे संधारित्र की तो श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम होगा, इसमें व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए इन्फॉर्मेशन बाबू आपको क्या देनी है, इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आपको इस MVT इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आगे की जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारी तैयारी कराई जाएगी। अब मैंने सोचा है कि सिलेबस को 3 बार, कम से कम 3 बार तो कवर किया ही जाए साल में। तो फरवरी, आपके मिड फरवरी से एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही होगा। तो उससे पहले हम पूरे सिलेबस को सोचा है हमने कि 3 बार कवर किया जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे तब तो। लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं तो मैं 4 बार 5 बार सिलेबस खत्म कर दूंगा, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जाएंगे देखेंगे कि 2024-25 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, जितने भी मॉडल पेपर थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे हिंदी से लेके इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी टॉपिकों को हमने एक एक करके कराया है और अच्छा व्यू भी आया है, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार तो जो 2025-26 की बोर्ड की तैयारी है, उस बार तो हमने एक बार या दो बार सिलेबस को ख़त्म कर पाया था, वो भी ऊपर लाइटली सिलेबस को केवल ख़त्म किया गया था, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को केवल ख़त्म किया था। लेकिन इस बार आप बहुत लकी हैं 2025-26 में कि पूरा डिटेल सिलेबस, उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा पाया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। मेरा भी एग्ज़ाम था, इस बार मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मैं एकदम खाली हूँ। अब क्या करूँगा, पूरा डिटेल में ऐसे 2024-25 के बच्चों के लिए तो इस तरह कभी भी पेज पे हमने पूरा चैप्टर ऐसे कवर कराया ही नहीं था। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, क्वेश्चनों को करा देते थे, उसमें भी बच्चे पढ़े हैं, व्यू गया है उस पर। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा डिटेल पेज पे लिख कर आपकी तैयारी की जा रही है 2025-26 बोर्ड की तैयारी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वही सबसे बड़ा आपका वो है, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी तो फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री की टाइप के जितने भी रिएक्शन थे सारे के सारे अपलोड कर दिए जा चुके हैं इस चैनल पे, जितने भी रिएक्शन थे सब अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अब बारी आएगी हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी मैं देख रहा हूँ, अगस्त या सितंबर से मैं बाबू तैयारी कर दूँगा। लेकिन जो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, देखिए मैथ बायोलॉजी तो एक लोग हो गए, या तो मैथ या तो बायोलॉजी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनको आपको विधिवत पहले से तैयार करना होगा। हिंदी इंग्लिश तो 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी शुरू कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश भी शुरू करूंगा। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश मैं छोड़ दूंगा, नहीं, हिंदी इंग्लिश भी शुरू होगा। लेकिन ये जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना बाबू, इसमें आपका 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल भी है, 70-70 नंबर की तैयारी है आपके। हो सकता है कि बोर्ड में अलग अलग चीज़ हो तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ पूरा NCERT करा रहा हूँ, पूरा NCERT पैटर्न पे है,
पूरा का पूरा सिलेबस है। तो आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है। 2024-25 में तो जो मैंने सोचा था उस तरह से चैप्टर कवर नहीं करा पाया मैंने, लेकिन 2025-26 वाले बोर्ड के लिए 3 बार, एक बार छोड़ो 3 बार पूरा पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। लेकिन उसको देखने वाला भी चाहिए, उस चीज़ का यूज भी तो होना चाहिए। तो अपने दोस्तों में एकदम शेयर कर दो। कल मैंने चैप्टर 1 का पूरा मैराथन अपलोड कर दिया 40 मिनट में, जो कि चैप्टर 1 भी जाता है कम से कम 3 या 4 घंटे में। आज का ये तो चैप्टर 2 चैप्टर 1 से भी बड़ा है। आप समझ लीजिए ये 4-5 घंटे की क्लास होगी। यूट्यूब पे चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास को सर्च करके वीडियो को देख लेना, 4 या 5 घंटे से नीचे क्लास नहीं होगी। लेकिन पूरा का पूरा कई घंटे कई दिन में कम से कम 2-3 दिन बैठ कर लिख कर हमने पूरा तैयार किया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग को ऊब ना जाएँ। क्योंकि आप भाई 12th में आए हैं, पहली बार आप आए हैं। अब 12th आप क्लास 10th की बात करें तो इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं था, लेकिन आप देखे होंगे 11th में आकर एकाएक सिलेबस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन 11th में आपने सीरियसली लिया नहीं। आप एकाएक बर्डन देना आप लोग को 4-5 घंटे क्लास में अपलोड कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग को उस चीज़ का अभ्यास होना चाहिए। पहले सिलेबस को समझिए ना कि देखिए टुच्चा सिलेबस कुछ नहीं है। देखिए 1 घंटे में मैंने सारी टाइप के ख़त्म कर दी लिख कर। अब इन्हीं टाइपों को बस लिख के करूँगा तो वो टाइप के वो जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस तरह मैंने एक कदम उठाया है। तो आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा मेहनत का, कोई मेहनत मतलब होगा तो इसको आप उस चीज़ को आप कमेंट भी करिए, क्या गड़बड़ी है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, बहुत गड़बड़ियाँ होंगी। तो उस चीज़ को कमेंट करिए, उसको सुधारा जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 अब तो अपलोड हो चुका है। चैप्टर 3 अब नेक्स्ट डे में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।